महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी कहीं गए हुए थे, यानी कि महात्मा गांधी जो गए हुए थे वो अफ्रीका महादेश गए थे। और गांधी जी जब अफ्रीका गए तो 1915 में गांधी जी वापस इंडिया लौटे। 9 जनवरी 1915 को इस दिन हमारा हिंदुस्तान अप्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। गांधी जी का भारत आगमन हुआ और भारत माता की माटी पर गांधी जैसी आगमन हुआ तो गांधी भारतीय जनता के बीच में जुड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए। जी के पास जब गए गांधी जी तो गांधी जी ने बोला कि हम तो भाई सत्याग्रह किए हैं अफ्रीका में और लोगों का बड़ा बढ़िया सहयोग मुझे मिला वहाँ। तो जी बोले गोपाल कृष्ण गोखले साहब कि देखो बेटा, भारत में जो है ना सफलता प्राप्त करने का सिंपल सा नियम है कि अगर जब तक भारतीय जनता को समझोगे नहीं गांधी तुम, तो कैसे तुम देश की जनता का कल्याण कर पाओगे। इसीलिए बेहद जरूरी होगा कि तुम पहले देश का भ्रमण करो और देश की जनता का नब्ज पकड़ने का प्रयास करो। गांधी जी 1915 से लेकर 1916 तक पूरी तरह देश का भ्रमण किए और भ्रमण करने के बाद जब 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी आए तो लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी कहते हैं कि नहीं, देश में जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें गाँवों की ओर लौटना होगा, ग्राम क्षेत्र में जाकर के लोगों को संगठित करना होगा और अंग्रेजों के खिलाफ बगावती रूप अपनाना होगा। देश के गांवों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से दूर रख करके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रख करके हम कभी भी भारत का विकास या भारत को आज़ाद नहीं करवा सकते। यह बात एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे सुन रहा था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो चंपारण के रहने वाले थे। उनको गांधी जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि गांव की बात कर रहे हैं गांधी जी। तो चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल थे वह गांधी जी से कहते हैं कि महोदय, आप जब वक्त मिले तो आप बिहार के चंपारण आइए, वहाँ किसानों की हालत बहुत ख़राब है, गांव की स्थिति बहुत बदतर है। गांधी जी कहते हैं ठीक है, हमको जब मौका मिलेगा तो हम वहाँ आएंगे। यहाँ तक की कहानी आप सुने, फिर चंपारण जाते हैं और आगे क्या क्या होता है अब इस किताब के माध्यम से समझिए। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी का एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में, क्योंकि गांधी जी का जन्म जो हुआ है 1869 में हुआ है, तो जब गांधी जी 1915 में आए तो उस समय उनकी उम्र एक 46 साल की, यानी कि परिपक्व उम्र थी। यानी कि एक ऐसा उम्र जिस उम्र में आदमी जो है अपने जीवन के अनुभवों को सीख जाता है और एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ, वहाँ पर आप देखे थे कि गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत सारा भेदभाव था अफ्रीका में। यहाँ तक कि गांधी जी के साथ भी वहाँ पर बड़ा बुरा व्यवहार किया गया था। ट्रेन से उनको फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी ढकेल करके नीचे उतार दिया गया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन देखिए, वहाँ से सीखिए कि अगर एक आम लड़का 24 साल का लड़का, 1893 की घटना है, 24 साल का लड़का जो है, अगर उस लड़के को किसी स्टेशन पर ढकेल के गिरा दिया जाए, और इसलिए गिरा दिया जाए ताकि वह एक श्याम रंग का लड़का है, काले रंग का लड़का है, उसके मन में यह भावना आएगी कि वह जो है वह बदला लेने का विचार रखेगा और बदला लेने की बात में वह अपने आप को नाश कर देगा। लेकिन गांधी ने बदला लेने का विचार नहीं रखा। गांधी ने लोगों को संगठित किया और ऐसा बदला लिया कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो गए। तो इंसान को ज़िंदगी में गांधी से सीखना चाहिए कि तुरंत आवेशित होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि गांधी जैसा धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के मिलने जुलने का मौका मिला था। यानी कि जीवन के जो विभिन्न वर्ग थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उन सभी वर्गों के बारे में उनसे मुलाकात थी गांधी की, और गांधी के प्रति सभी लोग आदर का भाव रखते थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको कहा कि तुम पूरे भारत का भ्रमण करो और भ्रमण करने के बाद यहाँ के लोगों की दिनचर्या, इन लोगों का दर्द, इन लोगों की तकलीफ के बारे में जानो। इस दौरान वह यहाँ के लोगों की ज़रूरतों व हालात को समझने लगे और उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इस आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इस तरीके से उनके आंदोलन ने बड़ा बढ़िया रुख अपनाया। नटाल कांग्रेस के संस्थापक के रूप में डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895 की बात है। ये सभी लोग हैं नटाल कांग्रेस के संस्थापक। इसमें से आप गांधी को पहचानने का प्रयास करें। यह है गांधी, पीछे से टोपी पहना हुआ व्यक्ति। यह व्यक्ति जो है गांधी है। इस व्यक्ति को बढ़िया से पहचान लिया जाए कि यह व्यक्ति जो है वह क्या है, गांधी है। और गांधी जो है, यह व्यक्ति जो है 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी का नस्ली विरोध में नटाल कांग्रेस का वहाँ गठन किया गया। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1895 में।
कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 10 साल का अंतर है। नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल कांग्रेस की वहाँ एक संगठन था जो नस्लभेदी लोगों को एकजुट करके नस्लभेद के खिलाफ अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज वहाँ भी जुल्म कर रहे थे ना। आप गांधी जी को पहचान सकते हैं और पिछली कतार में कोट और टाई पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये हैं हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप दृश्य क्रम को समझिए, क्योंकि इस चैप्टर में आप किताब में जो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में खामोश हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंपारण सत्याग्रह को समझना हम बिहारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अतीत सिर्फ बीती बातों का अध्ययन नहीं है, बल्कि हम उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। चंपारण में हो क्या रहा था? चंपारण में थी 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति होता क्या है? यानी कि जिसके पास 20 कट्ठा ज़मीन था, 20 कट्ठा ज़मीन जिनके पास था, उस ज़मीन के 3 कट्ठे के ज़मीन पर उन्हें जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती जो एक तरह से बहुत ही कष्टकारी खेती था, बड़ा मेहनत करना पड़ता था नील को उपजाने में, और साथ ही साथ नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती थी? पूरा सोख लेती थी, कम हो जाता था। बड़ा मेहनत का काम भी था, और जब मेहनत का काम था, भूमि की उर्वरा शक्ति भी जा रही है, नील की खेती में पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता था, और नील जो है उस पर निश्चित तौर पर अंग्रेज का आधिपत्य रहता था, उतने कीमत पर खरीद लेते थे, जिस कारण से वहाँ के किसान परेशान थे। और गांधी जी जब वहाँ गए, उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उस समय युवावस्था में थे राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर के 3 कठिया पद्धति का विरोध किया। वहाँ के लोगों ने सत्याग्रह किया और सरकार को झुकना पड़ा, और गांधी जी का पहला इंडिया का जो सुपरहिट फिल्म दिखाने में कामयाब हुए गांधी जी, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी रातों रात इंडिया के सुपर डुपर स्टार बन गए। जनता उनसे एकदम कनेक्टेड हो गई कि पहली बार कोई आदमी आकर के गांव की समस्या का समाधान किया, और बिना कोई लड़ाई झगड़ा के, बिना किसी लाठी पहने से, बिना किसी हिंसा के, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को मनवा लेना गांधी की सबसे बड़ी ताकत। चंपारण के घर में, बिहार में मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मैप में देखिए तो यह तुम्हारा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है ना। ठीक है, आप इधर आइए, बड़ा जिला तो नहीं। आगे देखते हैं इधर। दूसरी बात क्या है कि अब दूसरी बात समझिए कि गांधी जो है इसके बाद गए अहमदाबाद। कहाँ गए? अहमदाबाद। और उसके उसी समय अहमदाबाद के साथ साथ उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूर और खेड़ा में किसानों का प्रतिनिधित्व किया। खेड़ा में समस्या क्या थी समझिए। दोनों गुजरात के शहर हैं, या ये गांव है, ये शहर है। गुजरात में खेड़ा ग्राम में क्या हुआ था, खेड़ा जिले में, कि किसानों के जीवन में प्लेग की समस्या आ गई थी। प्लेग एक बीमारी का नाम है, चूहे से फैलता है। तो एक समस्या आ गई जिस कारण से किसान टैक्स देने की हालात में नहीं थे। अंग्रेज ने टैक्स लगा दिया, अब किसान टैक्स कहाँ से देंगे? अकाल पड़ गया था, जिस कारण से गांधी जी ने समर्थन किया कि तुम्हें टैक्स नहीं देना चाहिए, और अंग्रेजों ने गांधी की बात को माना, क्योंकि गांधी जी सत्य का आग्रह कर रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने एकदम कह दिया कि मेरे पास टैक्स देने का कोई विकल्प नहीं है। अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे वो बोनस की मांग कर रहे थे। जो बोनस था, वह बोनस की मांग कुछ ऐसी थी कि मिल मजदूर मांग कर रहे थे कि हमको 50% का बोनस दिया जाए, और कंपनी मालिक जो थे वह 20% का बोनस देने के लिए तैयार थे। अब गांधी जी को बीच में समझौता कराना था। गांधी जी ने मिल मजदूरों को बुलाया, उनसे बातचीत की, अंग्रेजों के साथ बातचीत की, दोनों की बातचीत का सुलह का रास्ता निकाला, और 35% पर बोनस करवा करके मामला को शांत करवा दिया। गांधी की जय जय हो गई। मजदूर भी वाह वाह करने लगे, किसान भी वाह वाह करने लगे, और बिहार के चंपारण में जो क्रांति हुई थी वह पहली बार हिंदुस्तान की चेतना का विकास हुआ, और लगा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता आया है जो गरीबों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, आम लोगों की बात करता है, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। लेकिन जब गांधी जी की सफलता पूरे देश में शोर मचा रही थी, अंग्रेजों को इसके खिलाफ डर लगा कि अब देश की जनता संगठित हो रही है। साथ ही साथ क्रांतिकारी गुटों के बीच में भी ऐसी अलगाव की बातें आने लगी कि क्रांतिकारी भी क्रांति के दम पर, गांधी शांति के दम पर। गांधी का जो शांति का प्रयोग था वह क्रांति से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि गांधी जो हैं चेतना का विकास कर रहे थे। आम आदमी के दिल में यह बात स्थापित कर रहे थे कि तुम आज़ाद हो सकते हो और अपने हक की लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है। तो इस बात को गांधी बड़ा स्थिरता से रखते थे, जिसका विरोध करते हुए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया और अंग्रेज ने रॉलेट एक्ट लगा दिया। एक ऐसा कानून है जिस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट को कैसा कानून कहा? काला कानून, क्योंकि इस कानून के कुछ ऐसे प्रावधान थे जो बिल्कुल भी उचित नहीं थे। उसमें ना अपील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं। इसीलिए इस कानून को कहते हैं ना अपील, ना वकील, ना दलील। इस कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर
जेल में डालने का अधिकार 2 वर्षों के लिए। बड़ा जटिल कानून है। किसी पर संदेह आ गया। संदेह हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके क्लास में कोई टीचर आवे और आपका कॉपी चेक नहीं करें कि तो हम होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया, बस इसीलिए पीट दे कि हमको लग रहा है कि तुम नहीं बना के आया होगा। बताइए कितना कड़ा कानून है कि भाई टीचर हमारे क्लास में आवे और कह दे कि आपको लग रहा है कि तुम बदमाशी कर सकते हो, तुम किया है कि नहीं किया है ये हमको पता नहीं, लेकिन हमको संभावना लग रहा है कि तुम बदमाशी कर सकते हो और तुमको कूट दे। ये गलत बात है कि नहीं? पहले आप प्रमाणित कीजिए कि हम बदमाशी किए हैं कि नहीं। रॉलेट एक्ट ऐसा ही कानून था, संदेह मात्र पर किसी को जेल में बंद करने का अधिकार बिना किसी वजह का। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी साहब, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत कहा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, शैतान की करतूत यानी काला कानून किस कानून को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। कब लागू हुआ? 1919। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया और कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मना लिया और कहा दिया 6 अप्रैल 1919 को कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे लेकिन विरोध करेंगे और इसे अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारा अपमान हो रहा है, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि इस कानून को आप क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। हड़तालें की जाए, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाए। गांधी जी ने 6 तारीख को ऐसा कहा। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। पहली बार पूरे भारत की जनता के बीच में यह बात गया और पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित था क्योंकि ग्रामीण जनता को ज़्यादा जानकारी होती नहीं थी। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। इसको हटाने के लिए जुलूस लोगों को मार देता था, लाठीचार्ज कर देता था। लेकिन उसी दमनकारी में खतरनाक घटना घट गई अमृतसर में समझिए, जल्दी नाम मुसलमान का एक जमीन है, उसमें एक गेट था। 13 अप्रैल के दिन जो है वहाँ बैसाखी का मेला था। कौन सा मेला था? बैसाखी। वहाँ एक पर्व मनाया जाता है जो एक फसल पर्व है, फसल की कटाई के समय लोग मनाते हैं बैसाखी का पर्व। बैसाखी का मेला जो था, इसमें सभी लोग जो है मेला मनाने के लिए इस इलाके में इकट्ठा हुए थे। नियम क्या था कि वहाँ पर एक लग गया था कर्फ्यू जैसा माहौल था कि आप कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। धारा लग गया था कि आप जो हैं कोई भी सामूहिक गुट में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन आम लोगों को लगा कि क्या बात है, हम लोग शामिल हो जाएंगे, पर्व मनाएंगे, चल जाएंगे। इसी गुट में 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था पहले। इन लोगों के समर्थक जो थे, उनका नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये दोनों आदमी को पकड़ के अंग्रेज जो है बंद कर दी थी। किस कानून के तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। ये दोनों आदमी के प्रति पंजाब की जनता में विश्वास था, इनका सम्मान करते थे। तो सब लोगों ने इकट्ठा हुए और कहा, देखो भाई, डॉक्टर सतपाल और किचलू को पकड़ के जो जेल में डाला गया है ये अनुचित है, हम लोग इसका विरोध करते हैं, मेला भी मनाएंगे और विरोध भी करेंगे। ये बात जाकर के एक हिंदुस्तानी आदमी जिसका नाम था हंसराज, ठीक है, वह व्यक्ति जाकर के जनरल डायर को कह दिया कि यहाँ मेला मन रहा है जल्दी नाम के मुसलमान के जमीन में, जालियांवाला बाग में मेला मन रहा है। ये हंसराज जाकर के इन्फॉर्म कर दिया, हिंदुस्तान अगर किसी से हारा है तो वह हिंदुस्तानियों से हारा है। दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर में अगर आग लगी है तो घर के ही चिराग से। तो हंसराज जाके वहाँ इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद जनरल डायर साहब आए और जनरल डायर ने क्या कर दिया कि आप जो है बड़े पैमाने पर उन्होंने सॉरी गाइस याद है। तो जल्दी नाम के मुसलमान पे वो आया जनरल डायर और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक ही रास्ता था, लोग उधर कुआं में कुछ कूद के मर गए और ऐसा कहा जाता है ये 1000 लोग से प्लस लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ा 300 प्लस का ही बात बताता है। कुआं में 1000 लोग, कई लोग गोली से मर गए, कई लोग एक दूसरे से चढ़ के मर गए और पूरा निरसंस बिना कोई सूचना के, बिना कोई वापसी का उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा है। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइट एक उपाधि दिया गया था जिसके तहत रविन्द्रनाथ टैगोर को सर कहा जाता था, वह नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए गए। तुम एक तरफ हमको अवार्ड देते हो और दूसरी तरफ हमारे देश की आम जनता को क्या करते हो, सजा देते हो। पीठ पीछे गोली। ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं का या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि में से एक उपाधि क्या है? नाइटहुड की उपाधि।
गांधी जी ने भी केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी को केसर हिंद कहा गया था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, एक तरफ हमको सम्मान देते हो, दूसरी तरफ हमारे लोगों को मारते हो। गांधी जी ने भी केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। रॉयलेट एक्ट के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाने का प्रयास किया। जितना भी जो लोग थे वह लोगों ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने जो है बिल्कुल गलत काम किया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, जनता को गोली नहीं चलाना चाहिए। गांधी भी यही चाहते थे कि दोनों मिल करके, हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों का विरोध करें। उनकी राय में भारत में यहाँ रहने वाले सभी लोग, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों, सभी धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, क्योंकि जब तक मिलकर रहेंगे कोई हमें नहीं हराएगा, कोई हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा। गांधी जी ने शुरुआत कर दिया खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ। थोड़ा सा खिलाफत को समझिएगा। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों अली बंधु कहते हैं, दो भाई थे। एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम था शौकत अली। यह दोनों इस आंदोलन की शुरुआत करता थे, भारत में इसकी शुरुआत की। घटना क्या घटा था समझिएगा। 1914 से लेकर 1918 तक दूसरा विश्व युद्ध का दौर, पहला विश्व युद्ध का दौर था 1914 से 18 में। जैसे ही पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तुर्की के जो खलीफा थे उसका पूरा दुनिया भर का मुसलमान जो है उनका सम्मान करता था। लेकिन तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, उनके क्षेत्र को सीमित कर दिया, उनके अधिकार को कंट्रोल कर लिया। खलीफा के अधिकार के छिन जाने के कारण दुनिया भर के मुसलमान इससे नाराज हो गए। किससे? अंग्रेजों से। और जहाँ जहाँ अंग्रेज थे उनका विरोध किया। तो खलीफा के समर्थन में, अंग्रेजों के विरोध में भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने जिस आंदोलन की शुरुआत की उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है। जैसे ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, दोनों को भाइयों को बुलाते हैं गांधी जी और कहते हैं तुम लोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर ही रहे हो, हम भी साथ में असहयोग करना चाहते हैं। अब असहयोग को समझ लीजिए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेज शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता उनका सहयोग कर रही है। हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, उनका सम्मान करते हैं अंग्रेजों का, हम वकीलों का काम करते हैं अंग्रेजों का, हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिस कारण से हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएंगे। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का ज्वलंत मुद्दा है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना को भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में, उस समय का जो तुर्की का क्षेत्र था, ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक सर्वव्यापी या सहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। हिंदू मुस्लिम मिलकर के दोनों एक साथ विरोध करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजा गोपालाचारी, आसफ अली जैसे सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। कोई भी चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में भारी गिरावट हो गया। लगभग 50% से भी घट गया व्यापार। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह का मुहाने पर खड़े थे। जनता बहुत उद्वेलित थी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। घटना क्या घटती है समझते हैं। 5 फरवरी 1922, चौरा चौरी एक जगह का नाम है, गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग जो हैं अंग्रेजों का विरोध करते हुए जा रहे थे और इसी बीच में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। जब लाठीचार्ज हो गया अंग्रेजों का द्वारा उन पर, तो वह गुस्सा में आकर के अंग्रेज के थाना में आग लगा दिए। पुलिस थाना में 22 पुलिसकर्मी मर गए। और 22 पुलिसकर्मी के मरने के बाद अंग्रेज जो है गुस्सा हो गए। और अंग्रेज जब गुस्सा होने का जब बात आया तो गांधी जी डर गए। और गांधी जी का डर स्वाभाविक डर था। उनको लगा कि भाई क्रांति के जरिए तो हम तो कभी देश नहीं बनाना चाहेंगे, ना ही आज़ादी पाना चाहेंगे। इसीलिए गांधी जी ने हिंसक क्रांति के लिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इस घटना की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पीला का चिरंतन सिद्धांत क्या होता है? अहिंसा ने गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती, इस बारे में गांधी जी क्या कहते थे समझते हैं। प्रतिफल की मामूली सी इच्छा किए बिना, प्रतिफल मतलब रिजल्ट की इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। अगर हम काम करते जाएं
और हम कोई सोचे नहीं कि हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। बिना फल की चिंता के हम सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा रखें और फल के बारे में एकदम आश्वस्त रहें। उससे हमारे भीतर अहिंसा का जन्म होगा। हम कभी भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने मतलब गांधी जी ने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अत्यंत सिद्धांत को सीख लिया है और सहने का जो सिद्धांत है उसको सीखिए। इस सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं रखेंगे। अहिंसा का मूल मोटो ये था। अब लोगों ने क्या किया इस पूरे आंदोलन में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान को अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। क्या आज़ादी का मतलब अब लगता है गांधी राज आ गया है, तो अपने अपने रास्ते से जो गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह पर लोगों ने अपने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हुआ। खेड़ा गुजरात और पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। इस पूरे क्षेत्र में, गुजराती क्षेत्र में अहिंसक अभियान चला। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। सरकारी शराब की दुकान को घेर लिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और किसानों ने वन सत्याग्रह किया। जंगल पर अपना हक माना कि हमारे जंगल पर हक दिया जाए। इन सत्याग्रहों में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को सीमित कर दिया था। उनको जंगल जाने से रोक देते थे, इसलिए जानवर को छोड़ देते थे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों से किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित हो जाएगा और हमें आज़ादी मिलेगी। इस तरह के विचार आने लगे। घेरेबंदी मतलब आप समझ लीजिए, लोगों को किसी इमारत या दुकान मिले, चारों पट्टी विरोध प्रदर्शन में बैठ जाना, कोई भी दुकान से सामान नहीं खरीद सके, इसे कहते हैं घेरेबंदी। इसी का एक अंग्रेजी शब्द प्रयोग होगा पिकेटिंग। घेरेबंदी को ही क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आंदोलन में बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग जबरदस्त सांप्रदायिकता को जन्म दिया। हिंदू मुस्लिम एक हो गए और इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को नया दम मिला। पंजाब में सिखों और अकाली आंदोलनों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। अलग अलग हर क्षेत्र में लोगों का मांग अलग अलग था, लेकिन सबका उद्देश्य ये था कि हम राष्ट्रीयकरण से जुड़ जाए। यह आंदोलन असहयोग से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागानों मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग की। हर जगह गांधी का बोलबाला चल रहा है। गांधी एक ईश्वर की शक्ति के रूप में जनता के बीच में महात्मा के रूप में प्रस्तुत हो गए। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बगानी में नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का स्कान होने लगा। अब कृष्ण की जगह, भगवान की जगह गांधी का अवतरण हो गया और गांधी के प्रति लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा का भाव आ गया। गांधी जन जन के महात्मा बन गए। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे हैं, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उनको मुसीबतें और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम जाति प्रथा ये सबको समाप्त कर दिया जाए, हम सभी भारतीय हैं और इस भारतीयता के विचार को आगे बढ़ाया जाए। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों की कई उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दे दिया। कोई भी घटना होता था गांधी जी के कारण हो रहा है। गांधी जी चमत्कारी पुरुष बनकर आ गए, क्योंकि देश की जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसमें देवत्व का रूप देखना स्वाभाविक सी बात है। जब आदमी बहुत हताश होता है, बहुत परेशान होता है और उसके जीवन में कोई आके परिवर्तन ला देता है तो वह व्यक्ति भगवान बन जाता है। एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली। परंतु उन्हें लगता था यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों में ऐसी कार्रवाइयों की भी जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, अहिंसक आंदोलन कर देते थे और कहते थे गांधी बाबा की जय, गांधी जी की जय, गांधी बाबा की जय। और स्वराज मंदिर का इस तरह का एक फोटो आपके सामने है, जिसमें क्या देखने को मिलता है। जनता ने उपजी छवियों में से महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया है। इस तस्वीर में वो कृष्ण के सारथी बने हैं। कृष्ण जो हैं वो रथ पर बैठे हुए हैं और गांधी जी जो हैं वो भारत माता को बैठा के चल रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं कृष्ण की भूमिका में गांधी। और जनता के बीच में एक बड़ा उत्साह का बात आया कि जनता जो है अब आगे बढ़ेगी।
प्रतापगढ़ में क्या था। गांधी जी ने जिले में किसान आंदोलन में सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट के सामने आपके सामने आया, क्योंकि देखिए इतिहास में क्या हुआ ये बोलने के लिए तो कोई बैठा हुआ है नहीं। तो इतिहास में जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, पेपर का कटिंग है, जो लोगों की मानसिकता में कुछ दर्ज है, किताबों में दर्ज है, उन्हीं को साक्ष्य बना करके कोई बात कही जाती है। दूर दराज के गाँव में गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखकर अचंभा होता है। सिक्का चलने लगा मतलब गांधी जी राजा नहीं बन गए, सिक्का चलने लगा मतलब उनकी धाक चलने लगी, लोगों के बीच में उनकी पहचान आ गई। किसी को भी पता नहीं कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया वह जो कहते हैं सही है, उनका जो भी आदेश है उसे पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा है, साधु हैं, एक पंडित हैं, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता भी हैं। उनके नाम का असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने बेदखली रुकवाई है। जो बेदखल कर रहे थे जमीनों से वह रुक गया। सही में गांधी जी का ही खेल है। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे, क्योंकि आम जनता सरकार से परेशान नहीं थी, अपने सामंत अपने जमींदारों से परेशान थी, और हम गांधी और सरकार के पक्ष में हैं, ऐसा वह जी जान से कहते थे।